हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन। आई होप यू आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। और सिर्फ सीबीएसई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डू सबसे पहले क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को। एंड ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको इशू होता है ना कि कोई आपको भाई किस टीचर का कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, कौन सा वीडियो चला गया है, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को भी जाके देख सकते हो। हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिस्टेड आउट है। अगर आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, आपको सारे वीडियोस लिस्टेड आउट एकदम सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे। फाइन, तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फिनिश कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे आ चुके हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। अब किसकी बारी है, टेस्ट की बारी है कि हमसे सॉल्यूशंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू हैव टू बी रेगुलर। कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है तो आपको बाद में उसको कवर करना है। और ये मान के चल रही है कि अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं तो हमने ऑलरेडी पूरे वाले जितने भी वीडियोस हैं उसको आपने देख चुका है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बिकॉज जब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं ना, काफ़ी नए टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज यूजली व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स फॉर 11th एंड 12th वी ऑल्सो रिफर टू डिफरेंट रिफ्रेशर्स एंड बुक्स, है ना। जो सबका डाउट रहता है मैम कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। आई टेक कंसिडरेशन ऑफ संदीप गर्ग ऑल्सो, TR जैन वीके और ऑल्सो, और भी जो जितनी भी रिफ्रेशर्स हैं, वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कंटेंट बनाया जाता है। सो दैट इज वाई जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो बुक हमें सीबीएसई ने एक्चुअली में रेफर करी है, दैट इज हमें एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन, What is a barter system and what are its drawbacks? Very simple question कि भाई barter system क्या होता है, जल्दी से बता दो what is barter system। और उसके drawbacks पूछ रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसके पूछ रहे हैं कि negative points क्या हैं, disadvantages क्या हैं barter system के, वो पूछना चाह रहे हैं वो। तो what is barter system? और barter system मनी के पहले आता था। अभी क्या है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज कौन है, हमारा मनी है। उससे पहले barter system होता था। चलो हिंट भी दे दिया मैंने। अब बताइए what is barter system क्विकली। बार्टर सिस्टम क्या सिस्टम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होता है, यानी सीसी भी बोलते हैं हम इसको, सीसी सिस्टम, है ना। कमोडिटी सिस्टम मतलब अगर आपको एक शूज चाहिए, है ना, मैं बोलूंगी मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, आपने मुझे जूते दिए, मैं बोलूंगी कि मेरे पास इसके बदले में बैग है देने को, तो बोलेगा ठीक है मुझे बैग चाहिए, तो मैंने बैग दे दिया। तो मतलब शूज खरीदने के लिए मैंने उसको रिटर्न में क्या दिया, पैसे नहीं दिए, बैग दिया। तो मैंने गुड्स के बदले में गुड्स दिया है, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी दिया है, इसलिए हम इसको सीसी इकोनॉमी ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ याद आया बार्टर सिस्टम के बारे में, यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इन रिटर्न फॉर कमोडिटीज। ऐसे याद रखना, इसमें बिल्कुल मनी का कोई रोल नहीं है। तो पेमेंट्स के लिए अगर मैंने कोई चीज खरीदी तो उसके बदले में मुझे उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पैसे नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं फिर से एक और कोई उनको गुड या कमोडिटी वापस रिटर्न में कर रही हूँ, दैट इज बार्टर सिस्टम। फाइन, क्लियर हुआ। चलो, so what is a barter system? A barter system is a system that was used in ancient times, बहुत पहले यूज किया जाता था, to exchange goods. In other words, we can say that this system was used to exchange one commodity for another before the money या monetary system came into existence. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पैसों का रोल नहीं था, मनी का रोल नहीं था, उससे पहले बार्टर सिस्टम किया जाता था। आज भी काफ़ी विलेजेस वगैरह में बार्टर सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे होता है कि ठीक है आपने फल के बदले में उनको एक कटोरी गेहूँ दे दिया, आटा दे दिया, इस तरीके से भी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होता है। फाइन, सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैविंग राइस, अगर किसी को राइस देने हैं, वॉन्ट्स टी, तो उसके पास राइस है और दूसरे के पास टी है, तो क्या बोल सकते हैं, देन ही कैन एक्सचेंज राइस विद अ पर्सन हु हैज टी। तो मतलब लेकिन ये भी है कि उसको भी राइस की जरूरत होनी चाहिए। तो यही एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो आने वाले उसमें हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो द इकोनॉमी हैविंग द बार्टर सिस्टम वाज कॉल्ड एज सीसी इकोनॉमी, दैट इज कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अ कमोडिटी। क्विकली सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन,
नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। सो व्हाट आर द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ अ बार्टर सिस्टम। हमने यही सिस्टम को कंटिन्यू क्यों रखा, क्यों हमने मनी को लेके आए, यही करते बढ़िया, लेकिन दिक्कत इतनी सारी थी। पहली क्या दिक्कत है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास तो बैग है, तुम्हारे पास शूज़ हैं, मुझे तो शूज़ चाहिए लेकिन उसको तो बैग चाहिए ही नहीं, उसके पास ऑलरेडी एक बैग है। तो मतलब कई बार ये होता है कि अगर हम कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं तो भाई दोनों को उस कमोडिटी की नीड भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप एक्सचेंज करोगे। आपके पास वो कमोडिटी है जिसको आप बेचने को रेडी हो, लेकिन सामने वाला खरीदने को रेडी नहीं, बिकॉज उसको उसकी नीड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन पैसे में दिक्कत होती है कि नहीं, पैसे क्या है, 1200 रुपये की चीज़ है, आपके पास 1200 रुपये हैं तो दे दो, वरना रहने दो। तो 1200 रुपये हमारे पास आ गए तो हम उस कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। तो जब मैंने मॉनिटरी टर्म्स में किया तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसमें रहता है स्टूडेंट्स, बिकॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब ये होता है that needs of two individual should complement each other for the exchange to take place. For example, in the above case, the second person must need rice in exchange of tea. आपको तो चाय खरीदनी है, उस चाय के बदले में आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं राइस देने को रेडी हूँ। जिसके पास चाय है अब वो बोले कि नहीं मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे तो बैग चाहिए। अब आपके पास बैग देने को है ही नहीं, आपके पास तो चावल है। उस केस में आप क्या करोगे, आप चाहते हुए भी टी आपके सामने है फिर भी आप उसको नहीं ले सकते। क्यों, बिकॉज सामने वाला आपको एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं होगा कमोडिटी, बिकॉज आपके पास वो कमोडिटी नहीं है जो मुझे चाहिए थी। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे एक ड्रॉबैक फेस किया कि जब भी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होता है तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, भाई सामने वाले को भी तो उसकी नीड होनी चाहिए, उसकी भी तो वांट वो होनी चाहिए। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज द लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब भैया आप टी मुझे एक कटोरी दे रहे हो, चावल मैं आपको एक बोरी भर के दे रही हूँ, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है? भाई एक कटोरी टी मुझे सस्ती पड़ेगी और एक बोरी चावल मुझे महंगा पड़ेगा, लेकिन वहां पे कोई ऐसा यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं था कि कैसे कंपेयर करें। सो अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइस, है ना। अब एक हॉर्स है ना, उसके बदले में राइस आप दे रहे हो, आप कैसे मेजर करोगे कि इक्वल है कि उतना ही दाम है कि नहीं? तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि कैसे करना है, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, फटाक से खटाक से। ओके डन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज। स्टोरेज की बड़ी दिक्कत थी, है ना। अब जैसे कि पैसे को हम फिर भी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन किसी कमोडिटी को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर सपोज किसी फल के बदले में कोई सामान लेना चाह रही हूँ, फल तो आपका 40 दिन नहीं चलने वाला ना, वो तो खराब हो जाएगा, तो इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर कमोडिटीज फॉर फ्यूचर एक्सचेंज। ठीक है, जो भी हमें फ्यूचर में अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए मैं एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादा समय तक किसी सामान को हर बार नहीं रख सकती। फॉर एग्जाम्पल, द पेरिशेबल गुड्स लाइक ग्रेन्स, मिल्क, मीट, ये तो जल्दी भाई खराब हो जाते हैं, तो आप इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए तो रख नहीं सकते। तो इसको स्टोर कैसे करना है, पैसे को तो हम स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर वेल्थ स्टोरेज वॉज अ मेजर डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। फोर्थ जो हमारे पास आता है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब ये होता है द फ्यूचर पेमेंट्स कुड नॉट बी मेट इन सीसी इकोनॉमी एज वेल्थ कुड नॉट बी स्टोर्ड। अगर जब आप इसको स्टोर करके रख ही नहीं सकते तो कैसे फ्यूचर पेमेंट्स करोगे, कैसे गारंटी दोगे? अभी तो हम गारंटी दे देते कि नहीं यार मैं 1 महीने बाद तुझे तेरे को पैसे लौटा दूंगा, इसमें क्या बोलेंगे? बिकॉज हमारा जरूरी नहीं है कि उस चीज़ को हम स्टोर करके रखें, पैसा तो खराब नहीं हो रहा ना, पैसा तो पैसे की वैल्यू उतनी रहने वाली है, लेकिन इधर तो खराब हो सकता है। सो दैट इज वाई लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स में भी दिक्कत है। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। ओके डन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, what are the main functions of money? Okay, how does money overcome the shortcomings of a barter system? अभी हमने क्या पढ़ा, शॉर्टकमिंग्स पढ़े, ड्रॉबैक्स पढ़े बार्टर सिस्टम की। बड़ी बड़ी दिक्कत है, कौन कौन सी दिक्कत है भाई? पहला तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना जरूरी है, साथ में भाई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है, स्टोर कर नहीं सकते, फ्यूचर पेमेंट कर नहीं सकते, इतनी सारी तो दिक्कतें हैं बार्टर सिस्टम के साथ। लेकिन मनी ने इसको कैसे दूर किया? सो what are the main functions of money, और मनी ने इसको कैसे दूर किया, इसको हम पढ़ने वाले हैं। फाइन, चलो भाई। सो द मेन फंक्शंस ऑफ मनी आर, फर्स्ट है हमारे पास
मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज फैसिलिटेट्स एक्सचेंज थ्रू कॉमन मीडियम। हमने क्या बोला था, उसमें कॉमन यूनिट नहीं था, लेकिन मनी में कॉमन यूनिट है। हमने सब चीज की कीमत बता दी कि ठीक है 100 रुपए का या 200 रुपए का या 300 रुपए का, जितना उस कमोडिटी का डिजर्विंग एक होना चाहिए प्राइस, उतना मैंने सेट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, एक कॉमन वैल्यू आ गई, कॉमन यूनिट आ गया, तो अब मैं इसको आसानी से परचेज कर सकती हूँ। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के रह गया। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज as it facilitates exchange through a common medium, that is currency. So in other words we can say that money helps in buying and selling of goods. For example, a person can sell his goods to another for the money and the person can use the money to purchase goods for his consumption या choice. So money solves the problem of double coincidence of want. कि पैसे की बात हो रही है, दोनों के पास पैसे होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास भाई राइस है तो मेरे पास, हमारे पास गेहूं है, कि तुम्हारे पास चावल है, कि मेरे पास क्या है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, तो वैसा कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भाई पैसे की बात हो रही है, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो हम कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या बन गया है, मनी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज डन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आता है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज अ कॉमन मीडियम। तो मनी में दिक्कत नहीं रहती, लेकिन बार्टर सिस्टम में बड़ी दिक्कत आती है, राइट, बिकॉज वहां पे एक यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है। मनी में तो हमने बोल दिया कि ये चीज 100 रुपए की चीज 200 रुपए की चीज 300 रुपए की है, लेकिन स्टोर जब हम लोग करके रखते हैं ना मनी को, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बार्टर सिस्टम की, वहाँ पे बड़ी दिक्कत थी। क्यों? बिकॉज हम लोग वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते, उसको स्टोर भी नहीं कर सकते और फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी नहीं रख सकते। अभी एक एक पॉइंट में आपको पूरा डिस्कस करूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यूनिट ऑफ वैल्यू की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज अ कॉमन मीडियम थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी गुड। द वैल्यू ऑफ अ गुड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज प्राइस, है ना, कि क्या प्राइस है इसका, हम ये पूछते हैं। सो प्राइस क्या है, बेसिकली उस चीज की मॉनिटरी वैल्यू क्या है, मनी के टर्म्स में वैल्यू क्या है। सो इन बार्टर सिस्टम द लैक ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर और फॉर मेजरिंग वैल्यूज ऑफ गुड्स वाज अ मेजर ड्रॉबैक। फाइन, नेक्स्ट क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो भाई जब मैं एक तरीके से बार्टर सिस्टम की बात करती हूँ, वहां पे कमोडिटी को स्टोर करना बहुत बड़ा दिक्कत था। अभी हमने पढ़ा ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, लेकिन मनी को मैं स्टोर करके रख सकती हूँ लंबे टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो पेरिशेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस फंक्शन एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एज अ वैल्यू स्टोरेज। दिस implies that the wealth in the form of money can be stored easily as medium of exchange for future use. For example, money can be stored in the banks for meeting emergency and future needs. है ना, तो स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर मुझे इमरजेंसी है ना, अब बार्टर सिस्टम में इमरजेंसी हो किसी चीज की तो ढूंढते फिरेंगे कि भैया उसके पास वो कमोडिटी है क्या जो कमोडिटी में बेचने के लिए रेडी हूँ, तो ये वाली चीज नहीं हो पाएगी। मनी में क्या है, पैसा है तो काम हो जाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई जब हम बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की, तो यहाँ पे अगर इमरजेंसी है या फ्यूचर नीड्स की भी जरूरत है तो मनी के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से करना है। ओके ओके डन, चलो भाई आगे बढ़ते फटाक से। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर की बात हो रही है मतलब कि उसमें बड़ी दिक्कत है, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते बार्टर सिस्टम में किसी कमोडिटी को ज्यादा लंबे समय तक, तो फ्यूचर पेमेंट्स की कैसे प्रॉमिस करेंगे। लेकिन जब मैं मनी की बात करती हूँ तो हम बोलते हैं ना भाई 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे। यहाँ पे आप लोन्स वगैरह फ्यूचर पेमेंट्स आराम से कर सकते हो, किसमें, जब मनी है। सो दैट इज वाई पेमेंट्स कैन इजिली बी मेड थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पे बैक अ लोन इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ मनी, एडवेंट मतलब मनी के आने से, the payments of loans and interest can be easily be done। तो लोन्स वगैरह आराम से हम पे कर सकते हैं बिकॉज मनी के टर्म्स में कॉमन वैल्यू है हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, बेसिकली कंक्लूजन के फॉर्म में आप इसको ले सकते हो। सो द मनी ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ बार्टर सिस्टम इन द फॉलोइंग वे। तो पहला क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यहाँ पे मनी में ऐसा कुछ नहीं, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, अब जो कमोडिटी का प्राइस है उस हिसाब से आप पे कर दो। यहाँ पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम में बड़ी दिक्कत होती थी, आपके पास ही वही कमोडिटी होनी चाहिए जो मेरे पास है, तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता आपका एक्सचेंज। सो दैट इज वाई बार्टर सिस्टम में ये दिक्कत थी, लेकिन मनी में ये प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से फटाक से। डन स्टूडेंट्स, ओके। Next we have in barter system it was very difficult to measure the value of one good,
है ना, कैसे मेजर करोगे, लेकिन मनी के उसमें इजी है क्योंकि हमने हर एक कमोडिटी के हिसाब से उसका एक मॉनेटरी वैल्यू दे दिया है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स, स्पेशली जो पेरिशेबल इन नेचर रहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू स्टोरेज, लेकिन मनी को आराम से हम लोग एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं द कॉन्ट्रैक्चुअल और द फ्यूचर पेमेंट्स आर मच डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम, है ना। फॉर एक्सचेंज अ वर्कर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कुड नॉट बी पेड इन टर्म्स ऑफ राइस और चेयर्स, है ना। अगर तुम मेरा काम करते हो कि ठीक है तुम मेरे यहाँ 2 घंटे काम कर दो, उसके बदले में तुमको मैं 1 कटोरी चावल दे दूंगी, चलेगा क्या? नहीं ना, पेमेंट देना पड़ेगा आपको, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो मनी ने ये सारी चीज़ों को एक तरीके से सॉल्व कर दिया था। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि मनी ने ओवरकम कर दिए ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? ग्रेट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप ऐसे कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, फाइन। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमारे क्या है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, हाउ इट इज रिलेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। अब देखो, आई नो कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर अ मनी एक्स सच हमने कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था दैट वी डिफर टू डिफरेंट रिफ्रेशर्स एंड डिफरेंट स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। लेकिन सीबीएसई क्या बोलता है कि भाई एनसीईआरटी को आपको रिफर करना है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे लिए, तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते। तो हमारे पास आया ही नई चीज़ उठ के, अगर एग्जाम में आ जाती है तो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, आपके सिलेबस में ही है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी कंटिन्यूस बेसिस पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी आर सेइंग व्हाट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डे टू डे बेसिस पे हमें जो पैसा चाहिए रहता है ना, डे टू डे जो हम बोलते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो हमें पैसा चाहिए रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मनी। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन मनी, डे टू डे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज के लिए जो हमें मनी चाहिए रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। क्लियर हुआ? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एम इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। इसका मतलब क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हम लोग मनी होल्ड करने को रेडी है, संभाल के रखने को रेडी है, ताकि हम अपनी फ्यूचर नीड्स को पूरी कर पाएं। फाइन। सो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फाइन, समझ आया? आप कैसे हैं सारी चीजें मैं बताऊंगी, डू नॉट वरी। सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी रिफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर मीटिंग डे टू डे ट्रांजैक्शनल नीड्स। मनी इज अ लिक्विड एसेट, यानी उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है। आप मनी के टर्म्स में कोई भी चीज़ को आप खरीद सकते हो, है ना। एवरी वन हैज़ अ टेंडेंसी टू होल्ड मनी बिकॉज आप उसको फ्यूचर नीड्स के लिए, आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई तो आप मनी संभाल के रखना चाहते हो, राइट। सो पीपल कैन अर्न इनकम्स एट डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम बट कंज्यूम थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। इसका मतलब ये होता है, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, आई हैव अ सैलरी, लेकिन अगर मैं काम नहीं करती, मेरे पास सैलरी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तो मुझे पैसे की ज़रूरत तो होगी। हाँ, शायद उतनी नहीं होगी लेकिन कम होगी, तो पैसे की ज़रूरत तो हमेशा रहने वाली, भले ही मैं उसको अर्न कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो ये वाले पॉइंट में उसी को समझाया है। फाइन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। So, people tend to hold money for transaction purposes. The relationship between the value of transaction and demand for the money can be termed as like this. Fine? तो आपको ये वाला जो पूरा चीज़ है ना, MTD is equals to K और T, सिर्फ इतना याद रखना है, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं समझना है। फाइन। सबसे पहले क्या है कि ये क्या टेंडेंसी बताता है कि लोग कितना मनी होल्ड करने को रेडी हैं फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, और सेकंड पॉइंट है ये रिलेशनशिप है बिटवीन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर द मनी। व्हाट इज दिस, ये नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला पॉइंट को आपको लिखना है। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। डन? ओके। सो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इन दोनों की वैल्यू, कि टी क्या वैल्यू है, के का क्या वैल्यू है। के क्या होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और टी का मतलब होता है टोटल ट्रांजैक्शंस या जो मनी आपको नीडेड है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। सो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। तो एमटीडी क्या दिखाता है, बेसिकली स्टॉक ऑफ मनी पीपल आर विलिंग टू कीप विद देमसेल्व्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर द मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द वेलोसिटी
with which money is circulated. So ये वाला पॉइंट आपको इतना ध्यान नहीं देना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ज़्यादा आपको इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन मनी क्या होता है. ठीक है? I have never seen a question come from this particular topic in your previous year question papers as well, but we never know कि CBSE क्या दे दे, so that is why we are covering it from each point of view. Clear? Coming to question number 4, what are the alternative definitions of money supply in India? What is money supply? First of all, money supply क्या होता है students? ये एक stock concept है, मतलब at a particular एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम की हम पे बात करते हैं कि पब्लिक के पास कितना पैसा है. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इन एन इकोनॉमी, हाउ मच द पब्लिक हैज अ मनी, वी कैन से दैट इज अ मनी सप्लाई. सो मनी सप्लाई को 4 तरीके के हमने जज किया था. 4 मेजर्स होते हैं. कौन कौन से एग्जैक्टली? कौन कौन से भाई? M1, M2, M3 एंड M4. यानी इन सारी चीजों को हमें डिफाइन करना है, जो क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई. क्लियर? तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया? सो द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया आर M1, M2, M3 एंड M4. M1 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, M2 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, M3 में कौन सी आती है और M4 में कौन सी आती हैं. फाइन, चलो. So M1, M2, M3 and M4 are arranged in the descending order of liquidity. In other words, M1 has the highest liquidity और M4 में कितना होता है? Least liquidity होती है. So we can say that M1 क्या होता है भाई? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है. CC करेंसी एंड कॉइन्स, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट्स एंड हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट्स, अदर डिपॉजिट्स. राइट? तो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास? सीसी से क्या होता है? मैंने पहले भी याद करा है, करेंसी एंड कॉइन्स. ठीक है. फिर हमारे पास क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट्स. फिर हमारे पास क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स विद RBI. याद आया? सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी एंड कॉइन्स, देन वी हैव ऑफ कोर्स डिमांड डिपॉजिट्स, यहाँ पे भी लिखा है, एंड देन वी हैव अदर डिपॉजिट्स बाय द RBI. ठीक है. M2 क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज M2? M2 इज बेसिकली M1 प्लस सेविंग्स विद PO. याद आया? सेविंग्स विद द पीपल. पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती है ऑफ द पीपल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें काउंट करते हैं. तो M2 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज M2? M2 इज बेसिकली M1 प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस. क्लियर हुआ? M1 में क्या आ रहा था? CC. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. CC डिमांड ड्राफ्ट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ये क्या होता है? M1. तो अगर मुझे M2 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तीनों को ऐड करूंगी तो M1 आएगा प्लस सेविंग्स विद PO. फाइन. M3 क्या होता है स्टूडेंट्स? M1 प्लस नेट, जिस मैंने बोला था ना NTD, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. तो अगर मुझे M3 निकालना है तो क्या हो जाएगा? M1 प्लस NTD, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. क्लियर हुआ? तो 3 चीजें पढ़ी अभी तक हमने. तो अगर मैं M1 की बात करती हूँ तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? करेंसी एंड कॉइन्स. ठीक है. देन हमारे पास आता है डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स. ठीक है. अगर मुझे M2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस. M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स. इसे आपको याद होना चाहिए. क्लियर? ओके. ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली, फटाक से. डन? चलो जी. और M4 क्या होता है? M3
ठीक है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। फाइन, तो आपको पूरा याद होना चाहिए M1, M2, M3, M4। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई। क्लियर? तो आपको M1, M2, M3 एंड M4 के तीनों के चारों के आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला कैसा है। सी से क्या है हमारे पास? करेंसी एंड कॉइन्स। डी से हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स। ओडीज मींस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। M2 में क्या हो जाएगा? M1 हमने प्लस किया, प्लस क्या आप ऐड करने वाले हो? सेविंग्स ऑफ पब्लिक विथ पोस्ट ऑफिस या एट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट हमारे पास M3 में भी M1 ऐड होगा, प्लस हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? NTD, दैट इज नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। और लास्ट में जो मेरे पास आता है M4, उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट्स? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स। यहाँ पे हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं करते विद पोस्ट ऑफिस। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। व्हाट इज लीगल टेंडर एंड व्हाट इज फियाट मनी? व्हाट इज इट नाउ? फियाट मनी तो हमने पढ़ा है, फियाट मनी पढ़ा है हमने, ये मत बोलना कि ये नहीं पढ़ा। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली लीगल टेंडर जो होता है इट रिफर्स टू द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स बीन इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज। जैसे कि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, पहला फंक्शन ही उसका ये है। सो लीगल टेंडर मतलब लीगली हमारे पास ऑथराइज्ड है, और कौन ऑथराइज करता है? आरबीआई। सो लीगल टेंडर रिफर्स टू द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स बीन इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज, दैट इज आरबीआई, एज अ लीगल मीडियम ऑफ पेमेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट? लीगल टेंडर। लेकिन जब मैं बात करती हूँ फियाट मनी का क्या होता है? इट रिफर्स टू इट्स वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। द करेंसी बिकम्स फियाट मनी व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट टू बी द लीगल टेंडर। मतलब आप कोई भी नोट लेके चले जाओ, बन गया क्या वो करेंसी? नहीं, उसमें ऑथराइजेशन है, उसमें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का रोल है, तभी हम उस चीज की वैल्यू है। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट फियाट मनी कब मनी बनता है भाई? कि जब उसके पास एक लीगल टेंडर आता है। सो द करेंसी बिकम्स फियाट मनी व्हेन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स और डिक्लेयर्स इट टू बी द लीगल टेंडर, मतलब ऑथराइज्ड है। सो दिस इज नॉट बैक्ड बाय रिजर्व्स बट बाय फेथ एंड ट्रस्ट, राइट? तो सिर्फ हमें ऑफकोर्स असेट से तो हम बैक करती है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा ट्रस्ट है इन सारी चीजों पे काफी डिपेंड करता है। सो दिस मनी डज नॉट हैव इंटरेस्ट वैल्यू, दैट इज द रियल मनी वैल्यू इज नॉट इक्वलेंट टू द फेस वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट्स एंड द कॉइन्स। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग किसी भी चीज में अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तभी उस चीज में फेथ आती है, और ना तो मैं कोई पन्ना लेके चले जाऊं कि भैया ये रुपीज है, नहीं ना। उस पेपर नोट की वैल्यू क्यों है? कि उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है और पीपल का फेथ है गवर्नमेंट में, तभी उसको हम फियाट मनी बोल रहे हैं, तभी हम उसको लीगल टेंडर बोल रहे हैं। सो लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि उसको किसी ऑथराइज पर्सन ने या ऑथराइज अथॉरिटी ने, यहाँ पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है। और फियाट मनी का क्या? कि पीपल ट्रस्ट इन दैट मनी बिकॉज उसके लिए आपने कोई असेट असाइड रखे हैं एंड पीपल आर रिलायबल, मतलब ट्रस्ट वर्दी हैं। किसके लिए ट्रस्ट? किसको करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्लियर हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ओके, डन? इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? ये भी हमने पढ़ा है, और जब हम लोग M1, M2, M3, M4 पढ़ रहे थे ना, तभी हमने पढ़ा है। हाई पावर्ड मनी को हम लोग H की तरह डिनोट करते हैं। याद आया कुछ? Let's see. So high powered money is the total liability of the monetary authority of the country. This also calculates the monetary base and it's created by the Reserve Bank of India. High powered money includes currency notes and coins, deposits with the government and the reserve of commercial banks with the RBI. यानी जो मैं बात करती हूँ high powered money क्या होता है? सबसे पहले तो करेंसी आ गया, प्लस जो कैश रिजर्व से हमारे पास आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स के, तो वो भी सारी चीजें आती हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सी प्लस आर। हाई पावर्ड मनी हो जाता है, सी से हो जाता है करेंसी, और आर से हमारे पास रहता है कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई।
Clear? So that is why high powered money is the total liability of monetary authority of the country. This is also called the monetary base and it's created by the RBI. High powered money includes currency, notes and coins and deposits with the government and reserves of the commercial banks with the RBI. To sum up, we can say that high powered money is equals to C plus R, where high powered money is denoted as H और जो हमारे पास C है वो करेंसी के लिए है और R का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व्स विद द RBI. किसके? कमर्शियल बैंक से. क्लियर हुआ? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट? बहुत सिंपल वे में यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ी है. आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है. कौन सी चीज़ भाई? ये वाली, दैट H इज इक्वल्स टू C प्लस R. C से हमारा क्या होता है? करेंसी. और R से हमारे पास क्या रहते हैं? सारे के सारे कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक. किसके पास रहते हैं? विद RBI. फाइन. ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. So we have question number 7. Explain the functions of commercial bank. अरे ये तो बहुत इजी है. कौन कौन से फंक्शंस है हमारे पास? सो कमर्शियल बैंक कौन सा बैंक होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, ग्रांट करता है लोन्स को, और इन्वेस्टमेंट कैसे करता है कि भाई प्रॉफिट्स होना चाहिए, तभी तो एक कमर्शियल बैंक है, राइट? सो इनके कौन कौन से फंक्शंस है एक बार क्विकली देख लेते हैं. ओके फर्स्ट क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी जो भी पब्लिक एक तरीके से पैसा जमा करना चाहती है बैंक्स में, उसको एक्सेप्ट करना. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड दीज डिपॉजिट्स आर इन द फॉलोइंग टाइप्स. सेविंग्स अकाउंट है ना, करंट अकाउंट, आपका रिकरिंग भी हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है. तो तीन तरह के हमारे पास हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे. सेविंग्स अकाउंट्स कौन सा अकाउंट होता है? जो डेली बेसिस पे आप आपके घर में भी होंगे, आपका खुद का भी हो सकता है, आपका पेरेंट्स का है, जहाँ पे हम लोग एक तरीके से अमाउंट जमा करते हैं, उसके बेसिस पे बैंक हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, हम लोग उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, राइट? और एफडी क्या होता है भाई? एफडी एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जब आप उसको संभाल के रखते हो अपने पैसों को, उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है. सिमिलरली जो करंट अकाउंट होता है यूजुअली बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट के रहते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिफरेंट अकाउंट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट. क्लियर? सो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज एन अकाउंट दैट helps or needs of those individual who wish to save a part of their income and earn interest on the amount saved. Account holders of saving accounts can deposit checks, drafts, etc. However, there is no limit on withdrawal. Of course, we can withdraw. और साथ में आपको चेक फैसिलिटी भी मिलती है. तो ये बेसिक चीज़ें अबाउट सेविंग्स अकाउंट. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन अंडर दी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. हम लोग कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं? दैट इज सेविंग अकाउंट. क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें मुझे कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है इन डिटेल. डन? सभी ने लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एफडी, फिक्स डिपॉजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एफडी बोलते हैं ना. कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? एफडी तोड़वानी पड़ेगी. एफडी क्या होता है? जब एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप किसी एक आपका पार्ट ऑफ इनकम या मनी को सेव करके आप फिक्स ड्यूरेशन के लिए सेव कर देते हो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसका इंटरेस्ट एफडी का यूजली हायर रहता है एज कम्पेयर टू द सेविंग्स अकाउंट. So, as the name suggests, fixed deposit accounts imply deposits are kept for fixed period of a time. For example, 500 per month for 5 years. The period has to be decided in advance. यानी कितने समय के लिए आप FD करा रहे हो आपको पहले से पता होना चाहिए. While opening the account, holders of these accounts do not enjoy the check facility. एफडी में चेक फैसिलिटी नहीं है. एंड हायर द टाइम पीरियड हायर विल बी द इंटरेस्ट. अगर आप ज़्यादा समय के लिए एफडी कराओगे तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कम कराओगे तो कम मिलेगा, राइट? नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, जो मैंने बोला था, ऐसा अकाउंट जो बिजनेसमैन होल्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डिपॉजिट अकाउंट. सो करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ऑल्सो नोन एज द डिमांड डिपॉजिट एज द डिपॉजिटर और द विड्रॉ मनी एट एनी टाइम थ्रू चेक्स. Businessmen use this kind of account to make money transactions in a single day. However, they do not earn interest on deposit. जैसे कि सेविंग्स अकाउंट और एफडी में दोनों में ही इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे, हम लोग करंट अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न नहीं करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हाउएवर दे डू नॉट earn interest on the deposit. Banks provide account statement to the current account holders to regular intervals. यानी रेगुलर इंटरवल्स पे आपको बैलेंस जो है एक अकाउंट स्टेटमेंट है मिलता है जो भी करंट अकाउंट के होल्डर्स रहते हैं. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स है. किसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यू शुड नो व्हाट इज एफडी और इसके क्या फीचर्स है.
राइट। एफडी को वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म माना जाता है ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, वो हमेशा बोलेंगे कि एफडी बेटर ऑप्शन है। लेकिन नाउ पीपल हैव चेंज देयर वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड सेविंग एंड स्टॉक मार्केट की तरफ भी वो लोग जा रहे हैं। लेकिन इनिशियली अगर मैं पहले की बात करूँ तो एफडी के लिए इनफैक्ट आज भी काफ़ी लोग एफडी पे ही डिपेंडेंट हैं, राइट। ओके, तो पहला हमारा क्या हो गया था भाई, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उसके अंदर हमने पढ़े सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उसका सेकंड हमारा जो फंक्शन होता है उसका फंक्शन है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। बैंक किसी भी तरह से प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, जब वो लोन्स देता है। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक्स ऑन लोन्स इज हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स। अब जैसे कि सेविंग्स अकाउंट पे सपोज वो 3% का आपको इंटरेस्ट देते हैं, एफडी पे कितने का दिया, 7% का इंटरेस्ट दिया। सपोज मैंने 2 साल की एफडी कराई, लेकिन आपको पता है लोन पे कितना है, सपोज वो 9% है, ठीक है। सो दिस इज ऑन लोन, ठीक है, दिस इज फॉर एफडी एंड दिस इज फॉर सेविंग्स अकाउंट। तो क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट पे उनको सिर्फ 3% देना पड़ रहा है, एफडी पे वो 7% दे देते हैं, लेकिन लोगों से कितना इंटरेस्ट मिलता है, 9%। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, यही क्या होता है, प्रॉफिट होता है किसी भी बैंक के लिए। सो दैट इज वाई वो लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोन मिल जाएगा हमारी जेब से, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी तो आएगा, तो इंटरेस्ट रेट यूजली हायर रखते हैं वो लोग, इसी से तो प्रॉफिट हम लोग अर्न कर पाएंगे, राइट। सो loans granted by commercial banks are generally for the long term and are given against securities। against securities का मतलब of course जब आप longer duration के लिए लेते हो तो उसके बदले में आपको कुछ security के लिए रखना पड़ता है, उसी के बेसिस पे आपको लोन मिलता है, collateral basically, right। collateral का मतलब कि आप कोई ऐसी गिरवी रख रहे हो चीज़ या साथ में से कोई सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो कि ठीक है इसके बदले हमें लोन दे दीजिए, जैसे कि गोल्ड लोन्स वगैरह की हमने गोल्ड रख दिया, उसके बदले में हमें लोन मिल गया। एडवांसेस आर गिवन बाय अ बैंक ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो याद रखना लोन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाता है, ठीक है। एडवांसेस किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब आप बोलो, कई बार आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि यार कुछ जरूरत आ गई तो किसी एम्प्लॉय ने बोला क्या मुझे सैलरी एडवांस से मिल सकती है क्या। हम कभी बोलते हैं क्या सैलरी हमें लोन पे दे दीजिए, नहीं, भी सिर्फ सैलरी मुझे एडवांस में मिल सकती है। मतलब एडवांस क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लोन क्या होता है जब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो। क्लियर, जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्विकली। डन, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको वो सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, राइट। सो दैट इज वे यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। डन, ओके ग्रेट। सो ट्रांसफर ऑफ funds, how do we transfer the funds? So the banks provide easy flow of funds from place to place via mail transfers and demand drafts। तो of course हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स को, हम लोग क्या कलेक्शन ऑफ फंड कर सकते हैं। The banks also collect funds on the behalf of customers through bills, checks, etc. Banks collect insurance premiums, dividend, interest और debentures। तो ये सारी चीजें भी बैंक कलेक्ट करता है, पूरा एक फाइनेंशियल पॉकेट है हमारे लिए, राइट। बैंक असिस्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ टैक्स पेमेंट बाय द अकाउंट होल्डर्स, एवरीथिंग इज डन फ्रॉम द बैंक अकाउंट के थ्रू होता है। एंड बैंक ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स। तो ये सारे पॉइंट्स है कि बैंक के क्या क्या रोल्स रहते हैं हमारी डेली लाइफ में, राइट। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बट दिस इज हाउ यू विल हैव टू एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, ओके, इन योर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। आपको इतना डिटेल में उनको डेफिनेटली बताना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है यूजली ना 6 मार्क्स के लिए आता है और 6 मार्क्स में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मेरा फोर्थ जो मेन प्रिंसिपल है या मैं फंक्शन बोल सकती हूँ, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट कमर्शियल बैंक प्रोवाइड financial assistance to the business community by discounting the bills of exchange. The banks purchase these bills produced by the consumers by deducting interest from the face value of the bill, thus providing an easy finance to the business community when required. So usually एक discounting of bills of exchange जो रहता है, आप सभी ने अकाउंटेंसी ही पढ़ा होगा, bills of exchange क्या रहता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट रहता है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। तो जब आप इसको इश्यू कराते हो थर्ड पार्टी के लिए तो उसमें बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट वी हैव इज क्रेडिट क्रिएशन। इसमें तो हमने पूरी कहानी पढ़ी कि भाई क्रेडिट क्रिएशन के लिए कैसे हेल्प करता है कोई भी बैंक, राइट। सो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स। क्रेडिट क्रिएशन प्रूव्स द पाथ ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। तो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, मनी मल्टीप्लाई वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
डन, ओके, लेट मी सी कितने बच्चों ने अभी तक के क्वेश्चंस, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा है, कौन सा डिफिकल्ट लगा है स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करने वाली हूँ इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, व्हाट आर द अदर फंक्शंस? भाई प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, है ना, लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, इश्यू ऑफ गिफ्ट चेक्स, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा यूजफुल टू कस्टमर्स। तो ये सारे काम भी कौन करता है भाई? कमर्शियल बैंक ही करता है, राइट? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आपको कोई भी पर्टिकुलर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार हमें नहीं समझ में आ रहा है और डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज हम लोग आंसर लिखते हैं तो टू द पॉइंट लिखते हैं, दुनिया भर की कहानी नहीं लिखते। तो दुनिया भर की कहानी जानने के लिए कि हमने क्यों लिखा है उसके लिए आपको पूरे सेशंस देखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो कोई भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आता, यू कैन डेफिनेटली गो बैक एंड सी द सेक्शन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कौन से सेशन में, एंड यू विल गेट द होल आंसर। डन, ओके। Question number 8. What is money multiplier? What determines the value of this multiplier? Very important. अच्छा, tell me quickly. क्या money multiplier का फॉर्मूला हमें याद है? What is the formula of calculating money multiplier? What is it? Money multiplier क्या होता है? Do you remember this formula or not? 1 divided by legal reserve ratio, है ना, legal required ratio. So what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमने दो तरीके पढ़े, एक हमारे पास होता है CRR कैश रिजर्व रेशो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। हमने पढ़ा ये सारी चीजें, है ना। जो हमारा CRR रहता है मतलब ये वो चीज है जो हम लोग RBI के पास रखते हैं, और ये वो रहता है जो बैंक सबके पास खुद रखता है। कुछ याद आ रहा है? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है ना, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा है, राइट। तो LRR के अंदर भी हमारे पास दो रहते हैं, एक होता है हमारे पास CRR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैश रिजर्व रेशो, और ये हमारे पास SLR होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फाइन, ये हमने पढ़ चुका था। मनी मल्टीप्लायर से कैसे रिलेटेड है भाई? बिकॉज मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि किस तरीके से कोई भी कमर्शियल बैंक या कोई भी बैंक कैसे मनी जनरेट करता है, कैसे एक तरीके से क्रिएशन करता है मनी। बिकॉज जो हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या कहते हैं कि आपको कुछ अमाउंट ना एज रिजर्व सेव करके रखना पड़ता है। जो हमारे पास लीगल रिजर्व रेशो है वो क्या बोलते हैं एक तरीके से कि हमें कुछ सेव करके रखना पड़ेगा, राइट। तो उसको कितना सेव करने के बाद कितना हम लोग लोन दे सकते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग मनी मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। सो वी हैव स्टूडेंट्स है, जैसे कि लीगल रिजर्व रेशो की जो मैं आपसे बात कर रही थी, दैट इज LRR, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय LRR। तो मुझे पता चल जाएगा भाई कि कितने टाइम्स मेरा जो मनी है मल्टीप्लाई हुआ होगा। रिमेंबर जब हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, मैंने आपको पूरा का पूरा एक पूरा न्यूमेरिकल कराया था जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि 1000 मेरे पास क्या था? इनिशियल डिपॉजिट था, उसमें से मुझे 20% क्या करना था? सेव करना था एस LRR। बिकॉज जो हमारा लीगल, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है लीगल रिजर्व रेशो, कौन सा रेशो होता है? वो रेशो ऐसा अमाउंट जो मुझे सेव करके रखना पड़ता है हमारे डिपॉजिट से। सो बैंक्स को क्या करना रहता है कि अगर उनके पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट आया है और हमें RBI ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आपका LRR है 20% होना चाहिए, मतलब मैंने कितना सेविंग करना है? 200 को सॉरी मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज ये मेरा एक रिजर्व रहने वाला है। तो मतलब कितना बचा मेरे पास? 800, तो मैं 800 का ही लोन दे पाऊंगी, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इस 1000 की वैल्यू कितने टाइम्स हो सकती है। अगर मैं ये वाला पूरा प्रोसेस जारी रख सकती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा? थ्रू मनी मल्टीप्लायर, right? So money multiplier is the numerical by which is a number by which total deposit can increase due to a given change in deposits. It is inversely related to the legal reserve ratio. इसका मतलब ये रहता है कि जितना कम legal reserve ratio होगा उतना ज़्यादा money multiplier increase होगा, मतलब ज़्यादा पैसा मैं बना पाऊंगी। क्योंकि लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है कि कुछ अमाउंट आपको सेव करके रखना है ना। अब मुझे कम अकाउंट सेव करके रखना पड़ेगा तो मेरे पास ज़्यादा रहेगा ना। देखो एग्जांपल देखते हैं, मैंने आपको 1000 रुपीज़ वाला बताया था कि 1000 रुपीज़ का मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 20% सपोज मेरा क्या है? लीगल रिजर्व रेशो है। तो 20% मुझे सेव करके रखना है, तो मतलब 200 मुझे सेव करना पड़ेगा। तो मेरे पास मार्केट में मैं कितना दे पाऊंगी अमाउंट? सिर्फ 800, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं। अगेन मेरे पास इनिशियल जो डिपॉजिट है 1000 रुपीज़ का ही है, और अब सपोज आप समझो कि जो मेरा लीगल रिजर्व रेशो है वो 40% है, तो मतलब 400।
तो मतलब मैं कितना दे पाऊंगी एज लोन, ओनली 600। और बैंक की कमाई कैसे होती है, जितना वो लोन देंगे उतना ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट और जो वो इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स अकाउंट्स पे, एफडी पे, उसके कंपैरिजन को ही तो हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर मेरा लीगल रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जब 40% था और यहाँ पे क्या था सिर्फ 20%, तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ 600 रुपीज़ का मैं लोन दे पा रही थी और यहाँ पे मैं 800 रुपीज़ का लोन दे पा रही हूँ। तो मुझे क्या समझ में आया कि जब भी मेरा लीगल रिजर्व रेशियो कम होगा, LRR कम होगा, तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, मतलब मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगी, मैं मतलब बैंक ज़्यादा पैसा कमा पाएगी। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर LRR क्या है, ज़्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, दैट इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर, समझ आया? सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस बाय विच द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो एंड इनिशियल डिपॉजिट। मतलब इनिशियल डिपॉजिट और रिजर्व रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, और कितना टाइम्स पैसा ज़्यादा हो सकता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। डन, समझ आया स्टूडेंट्स? ओके, सो बेसिकली हाउ इट इज कैलकुलेटेड, सो मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, या डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR क्या है आपका, लीगल रिजर्व रेशियो, एक ऐसा रिजर्व जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, और RBI का ने इसको मैंडेटरी कर रखा है, ये एक तरीके से रूल है जो आपको फॉलो करना है किसी भी कमर्शियल बैंक को, राइट। 1 LRR। अब मुझे सपोज पता लगाना है कि भाई कैसे करें। अब मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने बोला था जैसे कि सपोज LRR 20% है ना, सो 20% कितना हो गया बेसिकली मेरे पास 0.2। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 5। तो मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा जो मेरा 1000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने किया था ना डिपॉजिट, वो आगे जाके कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो इनने 1000 से 5000 बना लिया, ये सोचो 4000 तक का इनने क्या किया है, एक तरीके से प्रॉफिट कमा लेना है। कैसे किया, मनी मल्टीप्लायर के थ्रू मुझे पता चल गया कि ये जो पैसा 1000 है, मैक्सिमम मैं कितना इससे क्रिएट कर सकती हूँ, 5000 तक मैं जा सकती हूँ। और कैसे निकाला मैंने, एक सिंपल फॉर्मूले से जो कहता है 1 डिवाइडेड बाय LRR। इस सिचुएशन में मुझे गिवन था 0.2, तो जब मैंने 1 डिवाइड बाय 0.2 किया तो मेरे पास कितना आ गया, 5 टाइम्स। क्लियर, यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनी मल्टीप्लायर में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो, बिकॉज बहुत तसल्ली से मैंने वो पूरा आपको वीडियो पढ़ाया है, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना हमारे पास मनी मल्टीप्लायर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बहुत टाइम देके आपको सिखाया है। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आपको डेफिनेटली वाला वीडियो जाके देखना है, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, समझ आ रहा है, तो जल्दी से लाइक करना है। ओके, ऑन दैट नोट अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। अरे ये तो बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी सेंट्रल बैंक। और इसी बात ने मुझे बता दो कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल होता है मनी सप्लाई पे। और मनी सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम पब्लिक के पास कितना मनी है उस चीज को मुझे जज करना है, तो वो क्या होता है, मनी सप्लाई। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई की कितनी डेफिनेशन हो सकती हैं, M1, M2, M3, M4, ये सारी की सारी चीजें अभी हमने पढ़ी है ना, 2-3 क्वेश्चंस पहले ही। तो मुझे लगता है ये वाली चीजें तो आपको अभी तक याद होंगी, राइट। सो ग्रेट। सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, भाई इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव, एक मेरे पास होता है क्वांटिटेटिव। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं भाई, रेपो रेट, याद आ रहा है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस, याद आ रहा है। क्वालिटेटिव में हम लोग पढ़ते हैं मॉरल सुएशन, रिमेंबर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर दी मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्विक। तो जब भी ये दिमाग में आता है तो तुरंत ऐसा एक चार्ट बन जाना चाहिए दिमाग में कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। डन, समझ आया। यू डोंट हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसके आने वाले स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट वगैरह सब बनाए रखा है आप सभी के लिए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ऐसे दिमाग में होना चाहिए रेडी कि क्विकली आप बना पाओ। ओके चलो भाई। सो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव क्वालिटेटिव मेथड्स एंड वी हैव क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव मेथड्स भी हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं, ऑफ आरबीआई इन्वॉल्व्स टू इंस्ट्रूमेंट्स। एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव, एक मेरे पास होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैंने फ्लो चार्ट बना के रखा है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना, अपनी कॉपीज में लिखना है जल्दी से, क्विकली। डन, चलो भाई। सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, क्वांटिटेटिव मेजर्स। उसमें मेरे पास आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है भाई, बैंक रेट वो होता है जिसपे आरबीआई लोन्स देता है। किसको लोन देता है भाई, कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, सो इट इज अ रेट एट विच central bank provides loan to commercial banks is known as bank rate. This instrument is a key at hands of RBI control of money supply. Increase in the bank rate will make the loans more expensive. अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा मतलब कमर्शियल बैंक को सस्ते में नहीं मिलेगा लोन आरबीआई से, तो उनके लिए महंगा हो जाएगा लोन लेना। तब उनके लिए महंगा हो जाएगा तो वो दूसरों के लिए भी महंगा कर देंगे। तो इवेंचुअली क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन द बैंक रेट विल मेक द लोन्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज thereby pressurizing the banks to increase the rate of lending। मतलब जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग ऑफर मतलब एक तरीके से आप कस्टमर से लेते हैं वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब ज़्यादा अगर रेट बढ़ जाएगा तो लोग लेना पसंद ही नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई इस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल की जा सकती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। डन, ओके। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद the public capacity to take credit will gradually fall, leading to the fall in the volume of credit demand. The reverse happens in the case of decrease in the bank rate। मतलब अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोन्स भी बढ़ जाएंगे, लोन्स को महंगा पड़ेगा हमें लेना, तो लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। सिमिलरली जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो आराम से सारे लोग लोन ले सकते हैं, बिकॉज कमर्शियल बैंक के लिए भी सस्ता पड़ेगा लोन लेना आरबीआई से। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज वेरिंग रिवर्स रेशो। सो द रिवर्स रेशो, इसमें हम लोग 3 रेशोज पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है हमारे पास, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो हमने पढ़ा था LRR, इसमें 2 आते हैं, एक होता है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो और एक हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो कौन सा रेशो होता है, वो रेशो या वो रिजर्व्स जो हमें एक तरीके से आरबीआई के पास जमा करने पड़ते हैं। और SLR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको कौन सेव करके रखता है, बैंक अपने पास खुद, है ना। सो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विद आरबीआई इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आरबीआई के पास सेव करके रखना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जांपल, सपोज द टोटल असेट्स ऑफ अ बैंक आर वर्थ ₹200 crores and the minimum cash reserve ratio is 10%, then the amount that the commercial bank has to maintain with the RBI is 20 crores। मतलब आपके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट है तो आपको 20 करोड़ कितने रखने पड़ेंगे, आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। सो इफ दिस फ्रैक्शन और दिस रेशियो राइजेस टू 20% तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो आपको 40 करोड़ तक रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। ठीक है, डन, ग्रेट। So this will eventually lead to the considerable decrease in the money supply. On the contrary, a fall in CRR will lead to the increase. तो अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर कैश रिजर्व रेशो कम हो गए
तो इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई में। क्यों? बिकॉज आराम से आप लोग लोन ज़्यादा दे सकते हो, बिकॉज आपको ज़्यादा रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा, राइट। जो चीज़ CRR में होती है सेम हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में भी होता है, बस इसमें क्या होता है, हम किसके पास रखते हैं, खुद ही के पास रखते हैं, बैंक अपने पास ही पैसा रखता है। सो SLR इज कंसर्न विद मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ असेट्स विद द RBI, whereas cash reserve ratio is concerned with maintaining the cash balances with the RBI. So SLR is defined as the minimum percentage of asset to be maintained in a form of either fixed or liquidity assets. The flow or the credit is reduced by increasing the liquidity ratio and vice versa. That's it. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब भी हम CRR पढ़ रहे हैं, SLR पढ़ रहे हैं, किसके अंडर आते हैं ये लोग स्टूडेंट्स? ठीक है, बोथ आर अंडर LRR। और याद रखना है कि बैंक रेट के अलावा एक और रेट होता है, दैट इज रेपो रेट। दोनों का मतलब सेम रहता है, दैट इज वाई कई बार लोग लिखते नहीं हैं। सो जो रेपो रेट होता है ना स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है और बैंक रेट हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। जब RBI, इसमें दोनों में सेम चीज यही है कि RBI एक तरीके से बैंक्स को लोन दे रहा है, ठीक है। अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए तो रेपो रेट, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो बैंक रेट। क्लियर? ओके, सो दिस इज डन। लास्ट जो हमारे पास बचा है इसमें, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। So open market operations refers to the buying and selling of securities in an open market in order to affect the money supply and economy. जो open market operations होते हैं वो क्या होता है, इसमें RBI क्या करता है, buying and selling of government securities करता है। अगर वो चाहता है कि ज़्यादा अगर मनी सप्लाई बढ़े तो उस हिसाब से या तो वो परचेज करते हैं या तो सेल करते हैं ऑफ सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। फाइन, जल्दी से आपको पहले इसको मैं पढ़ा देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय RBI विल वाइप आउट द एक्स्ट्रा कैश बैलेंस। अगर हम लोग सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को सेल कर रही हूँ तो लोग उसको परचेज भी तो करेंगे, तो परचेज करने के लिए क्या जाएगा जेब से, मनी, कैश। सो दैट इज वाई अगर सिक्योरिटीज RBI सेल करता है तो कमर्शियल बैंक उसको खरीदते हैं। अगर कमर्शियल बैंक उसको खरीद रहे हैं तो उनके जेब से पैसा जा रहा है। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोन वो कम दे पाएंगे। सो दैट इज वाई द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय RBI विल वाइप आउट द एक्स्ट्रा कैश बैलेंस फ्रॉम द इकोनॉमी, thereby limiting the money supply. Whereas in the case of buying the securities by the RBI, additional money is pumped into the economy, stimulating the money supply. और अगर सपोज RBI बाय कर रही है, अगर RBI बाय कर रही है तो मतलब RBI ही पैसे देगी, तो पैसे मनी सप्लाई में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझना रहेगा। फाइन, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स। सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। सो द कमर्शियल बैंक्स फंक्शंस टू ग्रांट लोन रेस्ट अपॉन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बीन मॉर्टेज। सो द बैंक्स कीप अ मार्जिन विच इज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैंने क्या बोला कि लोन आप मुझे किसके बेसिस पे दे दो, बोलेंगे आप इतना बड़ा लोन ले रहे हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी तभी आपको लोन मिल पाएगा। तो कई बार लोग अपने पेपर्स रख देते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, कई बार लोग अपनी ज्वेलरी रखते हैं। तो उसका क्या डिफरेंस निकालते हैं, एक मार्जिन रखते हैं। मार्जिन क्या होता है, जो एक कमर्शियल जो हमारा बैंक रहता है ना, उसको थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि मतलब कि जो एक तरीके से मार्केट वैल्यू है, मतलब ज्वेलरी की जो भी मार्केट वैल्यू है उससे थोड़ी कम आप रखते हो। क्यों? बिकॉज आप कितना लंबे समय का लोन ले रहे हो उतने टाइम में आपकी ज्वेलरी भी तो डिप्रिशिएट होगी। सो दैट इज वाई क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस रखता है उसको मेंटेन रखते हैं थ्रू मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो सपोज अगर मार्जिन बढ़ा दी तो क्या होगा कि आपके लिए लोन लेना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर मार्जिन कम कर दी तो लोन लेना आसान हो जाएगा, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, समझ आया स्टूडेंट्स? तो देखो ये ना, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मैंने अराउंड आपको 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में समझाए हैं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट अगेन, वरना यही क्वेश्चन को समझाने में मुझे फिर से 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसको जाके देख सकते हो, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी सप्लाई या मॉनिटरी
पॉलिसी दैट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। इसका मतलब ये रहता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि कई बार गवर्नमेंट क्या करता है अपनी डिफरेंट स्कीम्स लेके आता है, तो उसमें वो कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप इस वाले सेक्टर को ज़्यादा लोन दो, इस वाले सेक्टर पे ज़्यादा लोन मत दो। जैसे कि हम लोग किसको प्रमोट कर रहे हैं, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, है ना, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस MSMEs को, जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई इनको हमें मोटिवेट करना है, स्टार्टअप्स को मोटिवेट करना है कि भाई इनका ग्रोथ हो, तो आप इनको आसानी से लोन्स प्रोवाइड करते हो। दूसरे सेक्टर्स के लिए आपने थोड़े लॉस को स्ट्रिक्ट रखा है। तो क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट फ्लो उस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा हो, क्योंकि हम उसका डेवलपमेंट चाहते हैं। राइट, समझ आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज द लास्ट पॉइंट दैट इज मॉरल सुएशन। इसका मतलब होता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना। कई बार क्या होता है ना, आरबीआई डायरेक्टली फटकार नहीं लगाता, लेकिन इनडायरेक्टली हिंट दे देता है कि ठीक है इस तरीके से आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, ये वाला पर्टिकुलर बैंक अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो इससे क्या होता है आपका लाइसेंस भी जा सकता है और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए कमर्शियल बैंक क्या रहता है, कोशिश करता है कि आरबीआई की सुने, बिकॉज आरबीआई क्या है, लास्ट रिसोर्ट है, मतलब कोई काम नहीं आएगा तो आरबीआई ही काम आएगा, इसलिए आपको आरबीआई की सुननी पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, अब परसुएशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना। राइट, इट इज अ टेक्निक फॉलोड बाय द सेंट्रल बैंक टू प्रेशराइज द कमर्शियल बैंक्स टू अबाइड, मींस टू फॉलो, है ना। अबाइड का मतलब क्या होता है, फॉलो। सो अबाइड का मतलब होता है फॉलो बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज टर्म्ड एज मॉरल सुएशन। मतलब क्या होता है, कई बार हमने क्या बोला है कि लिक्विडिटी रेशियो आप कितना रखो, LRR रखो आप 20%, है ना, और सपोज बैंक्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ 18% ही मेंटेन कर रहे हैं कि ठीक है 2% कौन देख रहा है, आरबीआई देख रहा है। सो दैट इज वाई उनको पता है कि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि ये लोग फॉलो करें। सो दैट इज वाई दिस इन्वॉल्व्स मीटिंग्स, सेमिनार, स्पीचेस एंड डिस्कशंस विच एक्सप्लेन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड दे बाय परसुएडिंग द कमर्शियल बैंक्स टू अडैप्ट द चेंजेस नीडेड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई चुपचाप जो आरबीआई बोल रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने निकाली है उसको फॉलो करो, नहीं तो क्या हो सकता है, लाइसेंस भी जा सकता है और आपको पेनल्टी भी भरनी चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या करता है आरबीआई, एक तरीके से हिंट देने की कोशिश करता है, कैसे, सेमिनार्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, कि भाई समझ जाओ। अब उसमें नहीं समझे तो भाई आपका लाइसेंस जा सकता है। राइट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, डन। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज, डू यू कंसिडर कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी? क्या आपको लगता है कि कमर्शियल बैंक जो है क्रिएटर ऑफ मनी है इन द इकोनॉमी? मैंने क्या बोला था आपको कि आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक है उसके पास ही सोल अथॉरिटी है, लेकिन क्या कमर्शियल बैंक हेल्प नहीं करते? हायरार्की समझाइए मैंने आप सभी को कि सबसे पहले आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, इसके नीचे हमारे दूसरे बैंक्स जिसको हम लोग कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं वो आते हैं, रुको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ओके, सो उसके नीचे क्या आते हैं, हमारे पास बैंक्स आते हैं एंड उसके बाद पब्लिक आती है। तो मनी सप्लाई को चलाने में कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स हेल्प तो करते हैं। राइट, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो देखना, बिकॉज ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्या मैं फैक्चुअल नॉलेज पे जाऊं या मैं कॉन्सेप्ट्स पे जाऊं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करूं? बिकॉज जब आता है ना डू यू कंसिडर, यानी सामने वाला आपसे येस या नो की उम्मीद रख रहा है और गलती से आंसर येस है आपने नो कर दिया तो पूरा का पूरा ही आंसर गलत हो जाता है। या आपने बोर्ड का एग्जाम में तो आपने थोड़ा बहुत लिखा है तो 2-3 नंबर आपको दे देंगे, अगर ये 6 मार्क्स के उसमें आया तो आप सोच रहे हो कि 4 मार्क्स हमने ऐसे ही दान दे दिए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, सो दैट इज़ वाई उनको हमें देखना है कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अब देखो इसने कैसे प्ले करना है। कमर्शियल बैंक्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मनी क्रिएटर इन एन इकोनॉमी। सो डू यू कंसिडर, तो व्हाट यू कैन राइट, इन माई ओपिनियन I do consider that commercial bank do have some role to play in the creator money. ऐसे करके आप लिख सकते हो, creation of money, right? So they have the capacity to generate credit through demand deposit and these demand deposit make credit more than initial deposit, जो हमने पूरा money multiplier वाले concept में पढ़ा है। So the process of money creation can be explained by taking example of bank XYZ. A depositor deposits rupees 10,000 in his savings account, which will become the demand deposit of the bank. है ना, कि बैंक जो एक तरीके से किसी कस्टमर ने 10,000 रुपीज जमा करे,
10,000 रुपीज़ किसी सेविंग्स अकाउंट में जमा करे, तो जिस अकाउंट में हमने जमा करे, जिस बैंक में जमा करे, उसके लिए क्या होने वाला है? डिमांड डिपॉजिट्स। बिकॉज भाई कमर्शियल बैंक के लिए तो यही तो डिमांड डिपॉजिट्स है और इसी को तो लोन की तरह देने वाले हैं, राइट? सो दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाक से। डन, चलो। So based on the assumptions that not all customers will take up at the same day to withdraw their deposit and bank maintains a minimum cash reserve, कितना 10% का मेंटेन कर रहा है, यानी डिमांड डिपॉजिट्स अगर मेरे पास 10,000 है तो जो मेरा CRR है उसमें सिर्फ 1,000 सेव है, यानी 9,000 क्या है मेरे पास? लोन देने के लिए रेडी है। सो द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 9,000 इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू अदर कस्टमर्स एंड दिस फर्दर क्रिएट्स डिपॉजिट फॉर द बैंक विद द कैश रिजर्व्स ऑफ ₹1,000 द क्रेडिट क्रिएशन इज वर्थ ₹10,000। सो द क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी, जैसे कि हमने बोला क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR भी लिख सकते हो। CRR क्या रहता है? बेसिकली कैश रिजर्व रेशो, नहीं तो 1/LRR भी लिख सकते हो आप, बिकॉज ये RBI के पास मेंटेन रहता है और ये मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, समझ आया? सो दैट इज वाई आप तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप ये भी लिख सकते हो। तो अब क्या बोला है कि अगर 10% का था, है ना, सो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अगर 1/LRR है, ठीक है, सो 1/ हमारा कितना हो गया यहाँ पे 10%, तो मेरे पास कितना आ गया? 10 टाइम्स, है ना, या तो आप 0.1 करके भी लिख सकते हो तो भी उतना ही आएगा, है ना। तो अगर 10% मेरा CRR है, तो अगर मैं जो फॉर्मूला लगा रही हूँ 1/LRR, तो क्या निकलेगा मेरा मनी मल्टीप्लायर कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट सिर्फ 1000 का है तो वो कितने का हो जाएगा? 10,000 का। क्लियर? गॉट इट? समझ आया? ये सारे आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए जब भी आप मनी मल्टीप्लायर समझा रहे हो, क्रेडिट क्रिएशन समझा रहे हो, तो आपको एग्जाम्पल ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना ही है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? आपको देखो एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है, ये भी एग्जाम्पल समझा सकते हो। मैंने आपको एक पर्टिकुलर मनी क्रिएशन वाले उसमें पूरा एक फॉर्मेट भी बताया कि कैसे करना है, आप वो वाला ही फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने 1000 लिया था, ठीक है, यहाँ पे 200 लिया था, फिर इसमें मैंने 800 लिया था, ऐसे करके भी हमने सारी चीज़ें करी हैं, वो वाला भी ले सकते हो। लेकिन आपको समझाना न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। सिर्फ थ्योरी समझा दोगे कुछ मतलब नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल भी समझाना है, फॉर्मूला भी समझाना है। डन? ओके। So question number 11, what role of RBI is known as lender of last resort? अब क्या होता है कि ये वाला जैसे कि आपके लिए आ जाएगा सपोज 4 मार्क्स के लिए, तो आप कैसे समझाओगे? यूजली देखो अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है, आप पहले क्या बताओगे कि RBI क्या है ना, what is RBI, what are the functions, और उसमें फंक्शंस को एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ पॉइंट्स में आप लिख दो, फिर आप बताओ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। ठीक है, ये किस में आता है? क्योंकि ये किसका पॉइंट है? ये बैंकर्स टू बैंक है, बैंकर्स टू बैंक वाले फंक्शन में आता है हमारे पास द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज के थ्रू एक तरीके से कोशिश कर ली है कि भाई मेरे पास पैसा आ जाए, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स को भी तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं, उन्हें सारे रिसोर्सेज से मांग लिया, उसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि नहीं हमारा जो जितना मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, उतनी नहीं मिल रही, तो क्या होगा? वो लोग फिर किसके पास जाएंगे भाई? RBI के पास जाएंगे। तो दैट इज वाई RBI क्या है हमारे पास? द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। मतलब अगर आपके पास कोई भी नहीं है, कुछ काम नहीं आ रहा, तो सिर्फ RBI ही आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों? बिकॉज RBI आपको एक तरीके से क्या करता है? RBI मैंने आपको पहले बताया है, RBI क्या करता है? कॉर्ड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड? कंट्रोल, है ना, ऑपरेट्स, ठीक है, रेगुलेट एंड डायरेक्ट। सो एक तरीके से जब RBI इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है आपके लिए, तो RBI आपको हेल्प तो करेगा ही, है ना। तो RBI ही आपकी लास्ट में मदद कर सकता है। दैट इज उसको क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब एंड में RBI ही काम आने वाला है। जब सारे रिसोर्सेज के आप पास जा चुके हो, आपका फिर भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ है कमर्शियल बैंक्स का, तो एंड में RBI कैन हेल्प यू आउट। ओके, अब इसको लिखना कैसे, इसको देखते हैं। So when a commercial bank faces financial crisis and fails to obtain funds from other sources,
देन अब याद रखना, पहली बार में नहीं पहुंच जाना आपको आरबीआई के घर, आपको पहले खुद से कोशिश करनी है। सो दैट इज वाई क्या होता है कि आप फेल हो चुके हो ऑब्टेन करना फंड्स बाकी सारे रिसोर्सेज से, तब आप आरबीआई के पास जाओगे, राइट। देन द सेंट्रल बैंक प्लेज द वाइटल रोल ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट and provides them with the financial assistance in a form of credit, है ना, लोन की तरह आपको प्रोवाइड करता है। and this role of central bank saves the commercial bank from bankruptcy, इंसॉल्वेंसी, तरीके की भैया बैंक के पास ही पैसा नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन से बचना है तो आरबीआई का हाथ पकड़ना पड़ेगा, राइट। सो दस द सेंट्रल बैंक प्लेज द रोल ऑफ गारंटियर, जो गारंटी देता है कि हेल्प करेगा, ऑफकोर्स आपको सारे लॉस वगैरह सब फॉलो करने रहेंगे, फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड मेंटेन्स अ साउंड एंड अ हेल्दी बैंकिंग सिस्टम एंड इकोनॉमी। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला है, आरबीआई क्या करता है, कॉर्ड करता है, किसको करता है भाई, द एंटायर बैंकिंग कल्चर या सिस्टम। तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम किसके हाथ में भाई, हमारे देश में आरबीआई यानी द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होता है उसको संभालना रहता है। फाइन, समझ आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। होपफुली स्टूडेंट्स यू आर लाइकिंग द वीडियो, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। रिमेंबर दीज आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल टू द पॉइंट जितना मैं आपको बता सकती हूँ आई एम ट्राइंग। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, वहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल में मिलने वाली है। फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और क्या है, इकोनॉमिक्स में यही दिक्कत है कि एकदम से सीधे टू द पॉइंट नहीं बता सकते, आपको थोड़ा हिस्ट्री बतानी पड़ेगी तब आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। सो दैट इज वाई कई बार कुछ वीडियोस हमारे लेंदी हो जाते स्टूडेंट्स, लेकिन क्या है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साल लेंदी हो और तुम्हें रिपीट करना पड़े इकोनॉमिक्स। सो दैट इज वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू बी हेल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, हमारा 12th क्लास है, बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। आपको कोई भी वीडियो लेंदी लगता है ना, आप 1.5x की स्पीड पर देख लो, लेकिन आपको सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी तभी आपके दिमाग में, क्योंकि क्या है ना, हमें याद नहीं करना है इसको, इसे हमें समझना है, तो उसको हमें बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज हम सिर्फ सीबीएसई ने डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, राइट स्टूडेंट्स। अगर सीबीएसई की बात करते हैं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक, और हम लोग ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारी लिंक उसकी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएगी वहाँ पे जाके, तो आपको उसको देखना है। और इसी बात पर सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। सिर्फ हमें यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो स्टूडेंट्स। एंड वंस अगेन, कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई टीचर का कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं मिल रहा, कोई वीडियो नहीं मिल रहा, तो बहुत सिस्टमैटिक वे में ना हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे सारी चीज़ें लिस्टेड आउट है, तो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स। ऑन दैट नोट, कीप लर्निंग एंड बी मोटिवेटेड, बी रेगुलर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।